नमस्कार जनरल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद अंजू, नमस्कार। जय हिंद सर। सर, एक तरफ तो पूरी दुनिया हाल बेहाल है ईरान वॉर के चलते, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे खुलवाया जाए इसके लिए माथापच्ची हो रही है। और दूसरी तरफ चीन फिर अपनी टुच्ची हरकतों पर उतर आया है, एक नया जिला क्रिएट कर लिया है, वो भी भारत से सटी सीमा पर। अंजू देखिए, चीन की एक वॉर फाइटिंग की फिलॉसफी है और वो फिलॉसफी है टू विन अ वॉर विदाउट फाइटिंग इट। अब चीन क्या कर रहा है? चीन पूरी दुनिया के परिदृश्य को देख रहा है और उसी के साथ साथ ये अकेला एक आइसोलेटेड केस नहीं है कि उन्होंने एक नया जिला सिंकियांग प्रोविंस में भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत नजदीक बना लिया है। ये तीसरा तो जिला इसी इलाके में बनाया है। उसके अलावा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में कुछ गांवों के अलग से नाम दे दिए हैं। उसके अलावा डोकलाम में गांव आगे आकर के बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि तमाम एक्टिविटी जो कर रहा है वो उसके अपने क्षेत्र में है, लेकिन ये चीज एक एडमिनिस्ट्रेटिव मूव नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो इस एडमिनिस्ट्रेटिव मूव को एक स्ट्रेटेजिक रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ये चाइना का एक और काम करने का तरीका है, वो काम करता पहले है और फिर उसके बाद बातचीत करने की कोशिश करता है। तो फिर आपको एक डिसएडवांटेज, पोजीशन ऑफ डिसएडवांटेज की है। अब मैं इसकी एक इंपॉर्टेंस आपको बताता हूं। देखिए, जो जगह जहां ये बना रहा है उसका जो इनका जो ऑफिशियल स्टांस है वो ये है कि वो उइगर मुसलमानों की काराकोरम के थ्रू और वखान कॉरिडोर के थ्रू उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन है उसको रोकने के लिए ये बना रहे हैं। लेकिन इसका असल मकसद कुछ और है। इसका असल मकसद इस क्षेत्र के ऊपर कंट्रोल रखना, इस क्षेत्र में ऐसे हालात तैयार करना कि अगर आवश्यकता पड़े तो मिलिट्री बिल्डअप आसानी से किया जा सके, लॉजिस्टिकल सेंटर्स वहां पर तैयार करना। और इसका एक और कनेक्शन है जो कि ये बिल्कुल जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है उस कॉरिडोर के भी बहुत नजदीक है। तो मेरा ये मानना है कि ये ओवरऑल जो चाइना की पॉलिसी है एनसर्कल इंडिया को करने की जो उनकी एक इच्छा है, उसका कहीं ना कहीं एक उसका होता हुआ ग्राउंड के ऊपर हमको नजर आ रहा है। और इस प्रकार से वो पहले इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह बनाते हैं और फिर इसको इवेंचुअली डेवलप करते हैं, जो मैंने बताया, लॉजिस्टिक सेंटर्स और पॉसिबल बिल्डअप के लिए। तो ये एक और इससे वो बहुत गहराई तक निगाह रख सकते हैं। स्ट्रेटेजिक सर्वेलांस करने के लिए भी उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन जाती है। तो मेरा ये मानना है कि इस प्रकार के बहानों से वो एक यहां पर भारत को स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली एनसर्कल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी अपनी बढ़ा रहे हैं। और ये जो इंपॉर्टेंट ट्राई जंक्शन है, इससे क्या है कि आप अपना इन्फ्लुएंस अफगानिस्तान में, अपना इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, और पीओजे के तो खैर उसको तो उनको करना ही है। हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन की वजह यह है कि ये उन इलाकों की देखभाल करता है जो कि हमारे क्लेम्ड टेरिटरीज हैं। और उन क्लेम्ड टेरिटरीज को उसके ऊपर कोई भी खतरा हो, ये हमें बहुत ज्यादा नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ये मैं आपको अगर एक साधारण सी भाषा में बताने की कोशिश करूं, एक सलामी स्लाइसिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से। और वो उनका उद्देश्य वही है जो चीन की आदत है, एक्सपेंशनिज्म, और वो अपना एरिया बढ़ाते चले जाना चाहता है। आजकल पिछले कुछ वर्षों में उनको इस बात का पूरा अंदेशा है कि भारत अब गलत की तरीके से उनको कोई भी एक इंच भी जमीन लेने नहीं देगा। इसलिए वो ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि अपने इलाके में थोड़ा सा अपने आप को कंसोलिडेट करें, ताकि उससे वो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमारे क्षेत्र में ले सकें। लेकिन सर, जैसे आपने कहा ना, ये उन इलाकों में कर रहा है जो हमारे क्लेम्ड इलाके, यानी कि हमारा वो हिस्सा जिस पर इन्होंने बहुत पहले कब्जा कर लिया था, कांग्रेस के जमाने में जो जमीन इन्होंने कब्जाई थी, उस पर ये सब कुछ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उससे एग्जैक्टली उस पर तो शायद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सिंकियांग में ही इन्होंने ये तीनों डिस्ट्रिक्ट तैयार किए हैं पिछले जितने भी समय में। लेकिन उसका डायरेक्ट इंपैक्ट उन इलाकों पर है और उस जगह पर वो बिल्डअप करने में सक्षम अपने आप को बना रहे हैं, जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है। और ये बिल्कुल आपने सही कहा अंजू कि ये वही एरिया है, 38,000 वर्ग किलोमीटर एरिया, जो कि हमने चाइना को
न जाने क्यों दे दिया। और यही बात आपको अगर याद हो तो जब पार्लियामेंट में पूछा गया था तो उसका जवाब उस समय की भारत सरकार ने दिया था कि नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास ग्रोस देयर। तो इस प्रकार का जब आपका शुरू में मानसिक था, तो उसका ये मुझे लगता है कि उस वजह से ये चला गया है और इसके ऊपर दबाव बनाने का प्रयास चाइना कर रहा है। और इसी यही देखिए, पूरा एक आइसोलेटेड केस नहीं है, ये पूरे पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जहां जहां ऐसे एरियाज ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस हैं, या जहां जहां वो तो कोशिश अपने ही जगह पे करता है लेकिन आपको दिखाई यहाँ देता है। और उन्होंने कई ऐसे स्थानों पर अपने अपने एस्टेब्लिशमेंट बनाने की कोशिश करी है। गांव क्रिएट करो, चाहे काउंटीज बनाओ, चाहे जिले बनाओ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाओ, वो जो जो उनका ऑक्यूपाइड हमारे परसेप्शन में, और जो उन्होंने एरिया ऑक्यूपाई किया हुआ है, या वो एरिया जो कि हमने आज से 50 साल पहले हार, मैं यूं कह सकता हूं, जो हमने हार गए थे। बिल्कुल सर, और आप सोचिए कि ये हरकतें जो चाइना कर रहा है, उसके बाद हमारे देश का वही विपक्ष छाती पीटेगा जिनकी सरकारों के समय में ये जमीन तोहफे में एक तरह से चीन को दे दी गई थी। अभी वही लोग छाती पीटेंगे और सवाल जवाब करेंगे सरकार से। लेकिन भारत ने तो अपना कड़ा रुख साफ कर दिया ना इस मुद्दे को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल साफ कर दिया। न केवल अभी जो पहले दो काउंटीज इन्होंने तैयार किए थे उसी सिंकियांग में, देखिए वो सिंकियांग प्रोविंस इनके लिए काफी इंपॉर्टेंट इशू है, क्योंकि वो ट्राई जंक्शन को डोमिनेट करता है। ये ट्राई जंक्शन के काफी नजदीक है, और ये ट्राई जंक्शन क्या है? अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और पीओजे के, भारत कहूंगा, मैं उसको भारत कहूंगा क्योंकि वो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, वो हमारा है। तो उस ट्राई जंक्शन के बहुत नजदीक है, और उनका मकसद सिर्फ यही है कि वो यहाँ पर इसको इधर आकर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चाइना की जो एटॉमिक रिसर्च है, आप देखिए बागराम एयरपोर्ट में अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है। अमेरिका का बागराम एयरपोर्ट में यही इंटरेस्ट है कि वहां से वो चाइना की न्यूक्लियर एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज्यादा नजदीकी से नजर रख सकते हैं। इसीलिए अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है पाकिस्तान के कि मेरे को बागराम एयरपोर्ट ला करके दो। तो ये भी एक एंगल है कि चाइना वहां पर अपने आप को कंसोलिडेट करने की भी प्रयास कर रहा है। और ये जो चीज उन्होंने इस प्रकार का बनाया कि ये कोई लकीर खींची हुई नहीं है, ये कोई ज्योग्राफी नहीं है, ये पूरे इलाके की जियोपॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का उनका जो उद्देश्य है वही है। और चाइना की खासियत यही है कि चुपचाप बिना शोर किए वो अपना काम करते रहते हैं, और उनका मकसद बिल्कुल क्लियर है, टू विन विदाउट फाइटिंग। और वो यही कर रहे हैं, चाहे वो उन्होंने मकाओ, हांगकांग, जो भी उन्होंने अब लिया है, और अब शायद थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि इधर इधर साउथ चाइना सी में भी कुछ करेंगे, और ताइवान को भी किसी प्रकार से लेने की कोशिश करेंगे। तो ये उनका प्रयास लगातार चलता रहता है, और वो इसी वजह से वहां आप इस जगह पर उन्होंने ये करने की कोशिश करी है। और इसमें आपको बता सकता हूं मैं, असीम मुनीर की टेसिट अंडरस्टैंडिंग उनका भी, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, देखिए वो उनका मकसद यही है कि किसी भी प्रकार से इस इलाके में चाइनीज प्रेजेंस को बनाए रखें, ताकि जब भी कभी हम ये अपना इलाका वापस लेंगे तो उसमें चाइना का एंगल, चाइना फिजिकली इन्वॉल्व होने वाली परिस्थिति बनेगी। ये वजह है कि पाकिस्तान इस तरह का कर रहा है काम। आपको याद हो तो 3,500 वर्ग किलोमीटर शख्सगाम वैली, ये शख्सगाम वैली वो हमारे पीओजेके का इलाका है, जो कि चाइना ने 1963 में चाइना को पाकिस्तान ने सीड कर दिया था, गिफ्ट कर दिया था। इलीगली सीडेड वैली है शख्सगाम वैली। वो भी उन्होंने क्यों लिया, उसकी वजह यही थी, देखिए एक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, और उससे आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, क्योंकि वो एक पुराना सिल्क रूट है, और वो बहुत जबरदस्त तरीके से इस व्यापार मार्ग को कंट्रोल करने में और इसको डोमिनेट करने में उनकी मदद करता है। तो इसी वजह से उन्होंने पाकिस्तान को फोर्स करके 1963 में ये शख्सगाम वैली हथिया ली थी, और अब वो इसी प्रकार से वहां पर ये तमाम काम करते जा रहे हैं। शख्सगाम वैली आज भी हमारा क्लेम है, क्योंकि वो पीओजेके के गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है, वो इलाका पूरा हमारा है, पूरा जम्मू कश्मीर का इलाका है। तो ये पाकिस्तान की भी चाल है, और चीन का जो आपको मैंने बता दिया, उनका जो स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट ऑफ इंडिया है, उस वजह से वो काम कर रहे हैं। सर, पाकिस्तान आप देखिए कि एक तरफ तो चाइना के साथ गलबैयां है,
चाइना के साथ मिलकर ये सारा काम जो हो रहा है, इसमें फ़ायदा तो मुनीर अपना भी ढूँढ रहा है और दूसरी तरफ अभी ईरान के साथ शांति वार्ता, सीज़ फायर का जो ड्रामा पाकिस्तान ने किया और उसके बाद खबर तो ये भी है कि सीआई ऑपरेटिव्स जो कि उस वक़्त इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी की है मुल्ला मुनीर ने। तो अब आगे का खेल क्या हो सकता है आपको? क्या ये माना जाए कि जब हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि सीज़ फायर तो धरा का धरा रह गया, कुछ नहीं हुआ, तो हालात अगर बिगड़ते हैं, तो अब एक्टिव भूमिका होगी पाकिस्तान की ईरान के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो ड्रामा, इसको मैं ड्रामा कहूंगा, ये बिल्कुल ड्रामा था। और इस ड्रामे की जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट पेकिंग में लिखी गई थी, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। जो अदृश्य खिलाड़ी था इस पूरे गेम में वो चीन था। और ये जो ईरान पाकिस्तान में आने को तैयार हुआ है वो भी कहीं ना कहीं चीन के इंसिस्टेंस पे, मेरा मानना है कि चीन के इंसिस्टेंस पर उन्होंने इस वार्ता में भाग लेने की कोशिश करी। अगर आपको याद हो तो इनिशियली उन्होंने साफ मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान में किसी भी प्रकार की शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि ईरान इस बात को भली भांति जानता है कि पाकिस्तान ने उनकी पीठ में एक बार नहीं अनेक बार खंजर भोंका है। फिर याद दिलाता हूं मैं कि जब जून 25 में हमला हुआ था ईरान के ऊपर, अमेरिका और इजराइल का, उस समय जिस दिन अमेरिका ने हमला किया है ईरान पे, उस दिन असीम मुनीर 6 दिन के लिए यूएसए के अंदर जाकर के बैठा हुआ था। उसकी कोई वजह नहीं है। जो देश 3 महीने पहले एक युद्ध में हार के चुका हो, उसका सेनाध्यक्ष जाकर के अमेरिका में 6 दिन के लिए बैठ जाए, वो भी उस समय जब अमेरिका एक युद्ध में अब ईरान के साथ लगा। तो ये चीजें ईरान को पता है और ईरान को ये भी मालूम था कि वो पाकिस्तान हमेशा निश्चित रूप से कोई ना कोई बात ऐसी करेगा जिससे कि उनको परेशानी हो सके, वो जानते हैं। और इसी वजह से आप देखिए, मैं आपको बता कुछ और डेवलपमेंट्स जो हुए। आपने जो बोला बिल्कुल सही कहा, जो सीआईए ऑपरेटिव्स वहां पर थे और वो वहां पर मौजूद हैं। देखिए ये बात पूरा कई दिनों से कही जा रही है कि पाकिस्तान के बेसिस का प्रयोग होगा ईरान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों का प्रयोग होगा ईरान के खिलाफ। वो कोशिश करेंगे कि भाई वो बलोचों के ऊपर डाल दें या आईएसआईएस के ऊपर डाल दें, लेकिन काम पाकिस्तान करेगा और ये अमेरिका चाहता है। एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने अपनी 13,000 सैनिक या कुछ नंबर ऑफ सैनिक और हवाई जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट JF-17 F-16 वो सऊदी अरब में भेज दिए। आप मुझे बताएं कि ये सबको दिखाई दे रहा है, ईरान जानता है कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के एयरफोर्स या पाकिस्तान की आर्मी जो गई है वो क्यों गई है। वो पाकिस्तान की आर्मी वो हुतियों से लड़ने थोड़ी गई है वहां पर। वो पाकिस्तान की आर्मी ईरान को पता है कि उनके खिलाफ प्रयोग में होगी। तो ये जो बात है बिल्कुल साफ नजर आ रही है। जो सीआईए का एंगल है, जो असीम मुनीर सीआईए के साथ मिले, असीम मुनीर का एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम है डॉलर। जो उनको डॉलर देगा वो उनके सामने लेटेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। थोड़ा खराब एक्सप्रेशन प्रयोग करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन वही एक चीज इसके लिए अप्रोप्रिएट है। तो उन्होंने अमेरिका से भी डॉलर ले रखे हैं और वो चीन से भी डॉलर लेना चाहते हैं और वो किसी ना किसी प्रकार से अपने आप को इस जो इकोनॉमिक मेस है उससे बचाना चाहते हैं। एक चीज, एक एंगल और देखने की हमें आवश्यकता है। देखिए अब यूएई ने अपने पैसे जो इनको भीख दी थी वो भीख वापस मांग ली है। वो इनकी जो टोटल जो 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 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसका 18% है और उसको ऑफसेट करने के लिए उनको अब एक और भीख चाहिए। उनका कटोरा तो वही है। तो उस कटोरे में वो अब सऊदी अरब की तरफ देख रहे हैं और चीन की तरफ देख रहे हैं। उन दोनों से इनको भीख मांगनी है ताकि वो जो लोन यूएई वाला है उसको रीपे कर सकें। तो इस वजह से ये जो सैनिक भेजे गए हैं, ये जो हवाई जहाज भेजे गए हैं, ये उस का हिस्सा है जो पैक्ट, सो कॉल्ड पैक्ट है। लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि वो उनको फिलहाल डॉलर की आवश्यकता है ताकि वो यूएई का लोन चुका सकें। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो है वो जी। असीम मुनीर सिर्फ डॉलर के लिए काम करता है, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन सर, अगर ईरान चाइना के कहने पर सीज फायर के लिए, टॉक्स के लिए इस्लामाबाद पहुंचा और अब अगर इस तरह से ईरान के खिलाफ खुलकर आ गया है मैदान में पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का तो बुरा हाल होने वाला है। ईरान तो छोड़ेगा नहीं उसको। ऐसे में चाइना छोड़ देगा क्या पाकिस्तान को?
बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान की एक ऐसी सिचुएशन हो गई, मुझे वो कबीर का दोहा याद आता है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। तो ये बिल्कुल आज की तारीख में अगर दुनिया में कहीं राइवलरी है, सुपर पावर राइवलरी, वो चीन और अमेरिका की है। चाहे कहीं भी आप कोई भी कॉन्फ्लिक्ट उठा करके देख लें, आपको इवेंचुअली आमने सामने चाइना और अमेरिका नजर आएंगे। और आज अमेरिका पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो चाइना से भी फेवर्स ले रहा है, कुछ लेने की कोशिश कर रहा है, और अमेरिका से भी कुछ लेने की कोशिश। आप मुझे बताएं कि कैसे दो दुश्मनों के साथ एक साथ आप इस तरीके से अपना डील कर उल्लू सीधा सकते हैं। करने की कोशिश करेंगे। कुछ देर के लिए हो सकता है, यू कैन फूल सम एवरीवन फॉर सम टाइम। ये बिल्कुल आप देखिएगा कि भारत पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। और ईरान के साथ तो डेफिनेटली इन्होंने धोखा किया है, बातचीत के दौरान धोखा किया है, बातचीत के पहले धोखा किया है, और बातचीत के बाद तो अब कर ही रहे हैं वो धोखा। तो ये शुरू से आखिर तक ये जो वार्ता थी, ये कहीं भी सफल होने की संभावना इसकी नहीं थी। लेकिन इनिशिएटिव अच्छा था, क्योंकि पूरी दुनिया इस समस्या से प्रभावित है। लेकिन जगह का चुनाव बिल्कुल गलत था, और अमेरिका अपने पूरी इस कहानी में पूरी तरह से फेल मुझे नजर आ रहा है। और पाकिस्तान का झूठ और पाकिस्तान का फरेब ईरान के साथ वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। और ये बिल्कुल साफ है कि आने वाला समय दिखाएगा कि किस प्रकार से उन दो पड़ोसी देशों के बीच में हालात बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो समय बताएगा। लेकिन सर, जब ये बातचीत चल रही थी, आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये चाइना की वजह से संभव हो पाया है, क्रेडिट चाइना को भी दिया था उसके लिए। तब तो डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा था कि ये कामयाब हो जाएगी, ये वार्ता, सीज फायर हो जाएगा, क्योंकि उतावला तो डोनाल्ड ट्रंप भी था ना सीज फायर के लिए। ईरान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उस वक्त ये कौन सी चाल चली थी डोनाल्ड ट्रंप ने कि एक पोस्ट किया था उन्होंने और जिसमें चाइना को क्रेडिट देने की बात कही थी? देखिए, ये बात मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका आज अपने आप को एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ पा रहा है जो कि वो जीत नहीं सकता, उसको वो खत्म नहीं कर सकता, और उसको उसको छोड़ के नहीं आ सकता। हर हाल में अमेरिका के लिए एक इकोनॉमिक कैटास्ट्रफी, ये पूरा पूरा का पूरा गेम हो सकता है। इस वजह से अब अमेरिका को क्या आवश्यकता है, उनको डेस्परेट है वो कि किसी प्रकार से कोई सोल्यूशन हो, कोई उनको ऑफ रैंप मिले, और वो अपना फेस सेविंग करके इससे बाहर निकलें। और इस वजह से वो हर वो काम करने को तैयार हैं अमेरिकन की। वो चाइना को भी क्रेडिट दे देंगे और पाकिस्तान को भी क्रेडिट दे देंगे। तो ये इसी वजह से किया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट इशू इसमें है, देखिए कुछ समय के बाद अमेरिका जो है वो चाइना जाने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप, कुछ समय के बाद। तो उसकी भी कहीं ना कहीं तैयारी है, तो उसके लिए भी ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे अलग ग्राउंड्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें कि वो उनके अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और उनके जो सिपह सालार हैं उन सबके, और वो एक माहौल, एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। और साथ के साथ वो चाइना के साथ थॉ भी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से थोड़ा सा चीज में इंप्रूवमेंट है, ताकि ये जो बातचीत हो। क्योंकि आज अमेरिका को ये पूरी तरह से पता है कि वो ईरान के साथ जो कर पाए वो कर रहे हैं, लेकिन चाइना जैसी सुपर पावर के साथ वो फिजिकली एंटेंगल होने की गलती, मुझे लगता है उनको उनको वो संभव उनको नहीं है, और शायद इसीलिए कर भी नहीं रहे हैं। तो अब वो ऐसा माहौल, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो वार्ता, शिखर वार्ता होने वाली है, अगर हुई तो, इसमें मुझे क्वेश्चन मार्क काफी बड़ा है, अगर हुई तो उसमें कहीं ना कहीं एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और एक फेवरेबल आर्गुमेंट के साथ अमेरिका वहां जाए। इसलिए उन्होंने चीन को क्रेडिट देने की कोशिश की, और ये सच कहा उन्होंने। ये मैं बता चुका हूं कि ये जो जो ईरान पहुंचा है पाकिस्तान इस शांति वार्ता के लिए, उसका बहुत बड़ा कारण चीन के द्वारा उनको दबाव नहीं कहूंगा, उनको लाया गया है। चीन, मदद की गई है। एक और मैं बात बताता हूं कि चीन का क्या एक प्रश्न है कि चीन को दिखाई दे रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि चीन को इकोनॉमिक्स, आर्थिक रूप से बहुत लाभ हो रहा है इस पूरे इसका। चीन को सबसे ज्यादा नुकसान मुझे होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे गेम में, क्योंकि जो चीन की डिपेंडेंस है वेस्ट एशिया के ऊपर, वो बहुत ज्यादा है। उनका $250 बिलियन का उनके साथ ट्रेड है। ईरान के साथ तो कुल 26-27 बिलियन का ट्रेड है, जो कि मेनली ऑयल है। उनका सऊदी अरब के साथ, तुर्की के साथ, इराक के साथ,
यूएई के साथ और इवन इजराइल के साथ। $15 बिलियन का उनका इजराइल के साथ ट्रेड है। तो वो तमाम ट्रेड जो इसकी वजह से अफेक्ट हो रहा था। दूसरी चीज, चाइना जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है, और जब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है तो इस प्रकार के किसी भी चोक पॉइंट पे ऐसा हो जाता है तो उनके एक्सपोर्ट्स पे धक्का लगता है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं चाइना को इसमें तकलीफ हो रही थी आर्थिक रूप से। दूसरी बात आप देखिए, शी जिनपिंग के कितने स्टेटमेंट आए, आप मुझे बता दें। शी जिनपिंग कहीं ना कहीं हर चीज को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो ये देख रहे हैं कि कैसे चाइना को, उसकी वजह यही है कि एक तो इंटरनल हालात चीन के, और दूसरा चीन के ऊपर आर्थिक रूप से बहुत दबाव इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इस पूरे युद्ध की वजह से पड़ रहा है। ये बात उनको पता है। और तीसरी चीज है कि अमेरिका सिस्टमेटिकली, उन्होंने पनामा से उनको बेदखल करने की कोशिश करी, वेनेजुएला से उनको बेदखल करने की कोशिश करी, ग्रीनलैंड में जहां पर वो एक अपना बनाने की कोशिश कर रहे थे वहां से वो प्रयास कर रहे हैं। तो हर जगह से, क्योंकि आई टोल्ड यू सुपर पावर राइवलरी, तो ये हर जगह अमेरिका अपना प्रभाव प्रभुत्व बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बात भी चीन समझता है, तो इसलिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन सर एक चीज और है ना, सुर भी तो बदल गए ना। जैसे ये टॉक्स जो थी ये फेल हुई, उसके बाद से क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर कोई ईरान को मदद करेगा तो मैं उस पर 50% टैरिफ लगाऊंगा। अरे भाई, तुम तो चाइना पे 200% भी लगा चुके हो, तो चाइना का कौन सा तब कुछ बिगड़ गया था। तो आप सोचिए कितनी जल्दी डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न मारा। वो तो सुबह की स्टेटमेंट को दोपहर में ही भूल जाते हैं। देखो अंजू, मैं यही कह रहा हूं कि अमेरिका की सिचुएशन बहुत डेस्परेट है। हर चीज उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, इंक्लूडिंग ट्रंप की गिरती हुई अप्रूवल रेटिंग और इलेक्शंस जो कि नवंबर में है। हर प्रकार से ट्रंप जो है वो एक बहुत मेरे ख्याल से इतनी कम अप्रूवल रेटिंग किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट की इतिहास में नहीं हुई जितनी आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप की है। इस वजह से जितने भी उनके स्टेटमेंट हैं वो लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड कम होते हैं और नी जर्क रिएक्शन के तरीके से ज्यादा होते हैं। अब इस वार्ता से उन्हें बहुत उम्मीद थी, और उम्मीद क्यों थी? क्योंकि वो चाहते हैं एक ऑफ रैंप, और उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑफ रैंप ये था कि वो किसी प्रकार से ये सिद्ध कर दे पूरी दुनिया के लिए कि हॉर्मुज का जो जल डमरू मध्य है वो उनके नियंत्रण में है। और अगर वो हो जाता, और जब ईरान ने उसके लिए साफ मना कर दिया, तब अमेरिका को के बाद उनको समस्या आनी शुरू हुई। अब चाइना के जो शिप्स जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अमेरिका को यह लग रहा है कि उसमें मिसाइलें जा रही हैं या हथियार जा रहे हैं, और हथियार नहीं भी जा रहे हैं तो हथियार बनाने का सामान जा रहा है, केमिकल्स जा रहे हैं, ये सब। तो जब उनको ये लग रहा है तो उनको वैसे ही उनको बहुत मार लग चुकी है, और अगर ये 2-3 हजार मिसाइलें और वहां पहुंच गई तो उनको पता नहीं क्या उनका हालत हो सकती है। और शायद ये भी हो सकता है कि इसमें लॉन्गर रेंजेस की मिसाइल जाएं जो कि उनके डिएगो गार्सिया या उनके कहीं भी किसी भी जगह पर जो उनके जो कैरियर बॉर्न फोर्सेस हैं उनके ऊपर स्ट्राइक कर सके। तो इस बात से भी उनको घबराहट है। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी मूवमेंट किसी भी तरीके का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान की तरफ हो, और वो नहीं चाहते कि कोई भी ईरान की सामरिक तौर पर मदद कर सके। और यही वजह है कि उन्होंने अब चीन को धमकियां देना शुरू कर दिया है, और ये जो ब्लॉकेड लगा रहे हैं वो इसीलिए लगा रहे हैं कि वो इस बात का यकीन करना चाहते हैं कि वो किसी भी प्रकार की जो मदद, सामरिक मदद, बाकी की बात नहीं हो रही है, सामरिक मदद जो ईरान के लिए पहुंच सकती है उसको चेक कर सकें या उसको डाइवर्ट कर सकें। लेकिन सर खतरे की घंटी तो इन सारे हालात में पाकिस्तान के लिए है ना। अभी तक तो पाकिस्तान को एक बार भी टारगेट नहीं किया था ईरान ने। कुछ लिहाज कर रहा था, पड़ोसी देश होने का लिहाज कर रहा था, वरना जहां जहां अमेरिका के बेस है वहां वहां तो उसने सबको टारगेट किया। तो अब जब अपनी फौज का कुछ हिस्सा सऊदी भेज दिया है, पाकिस्तान ने खुलकर मैदान में आ गया ईरान के खिलाफ, तो मुझे तो लग रहा है जैसे ही इस बार ये जो दूसरा चरण अगर शुरू होता है हमले का, तो सबसे पहला टारगेट ईरान का के लिए पाकिस्तान ही होगा। न केवल ईरान का, आप देखें कि किस प्रकार से पाकिस्तान इजराइल के पीछे लगा हुआ है। आपने वो देखा था जो उनके रक्षा मंत्री ने जो ट्वीट डाला था, और उसको तुरंत उसको हटा लिया गया था, और उसके बाद उनके मुंह पे शाही और कालिख भी फेंकी गई थी। ये तमाम चीजें आप आने वाला समय बताएगा कि किस प्रकार से पाकिस्तान ने अपने आप के लिए इतना गहरा खड्डा वहां बना लिया है। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि अमेरिका भी उनसे बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होगा।
और वो समय भी आने वाला है जब वो ऐसी हालत में हो जाएंगे कि ना अमेरिका, ना चीन, ना यूएई, ना जो गल्फ, ना खाड़ी देश, ना कोई। तो ये बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और उसकी वजह सिर्फ यही है कि अगर आपका जो मेंटल मेकअप है, जो आपका विचार है, वो रेडिकलाइज्ड है, अगर आपका जो 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 जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं, वो काम इस पूरी शांति वार्ता में पाकिस्तान का शांति का कोई उद्देश्य मुझे नजर नहीं आया। उनका उद्देश्य सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना, अपनी जो रेपुटेशन गर्त में गई हुई है। आप मुझे बताएं अंजू, जो देश खुद एक युद्ध में अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ है, जिसके देश में बलोचिस्तान में भयंकर प्रॉब्लम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में भयंकर प्रॉब्लम हो रही है, सिंध भी सुगबुगा रहा है, पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में आवाजें आ रही हैं, वो अपने आप को शांति दूत, शांति का मसीहा बताने की कोशिश कर रहा है। दैट मस्ट बी अ जोक, दैट मस्ट बी अ जोक। तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी। लेकिन अमेरिका और चीन के पास कोई चारा नहीं था। ये मैंने आपको समझा दिया कि दोनों, अमेरिका और चीन चाहते हैं इस युद्ध का त्वरित रूप से अंत होवे, क्योंकि दोनों को परेशानी है। और इसी वजह से उन लोगों ने प्रयास किया कि चाहे वो पाकिस्तान के ही थ्रू क्यों ना हो, इस युद्ध को खत्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन सर एक चीज है जो कि जब ये ईरान के ऑफिशियल्स आए थे पाकिस्तान में, एक्सपोज हो गए ना वो दुनिया के सामने कि वो आए हैं, उनकी जो लोकेशन है वो भी एक्सपोज हो गई, वो वापस गए होंगे, तो क्या तब वो मोसाद की रडार पर नहीं रहे होंगे जब वो वापस अपने अपने घर लौटे होंगे जहां भी रह रहे होंगे? वो सब कुछ तो एक्सपोज हो गया, पूरा का पूरा लोकेशन। अब तक तो वो लोग बड़े सीक्रेटली कहीं कहीं छिपे हुए थे, किसी को पता नहीं चल रही थी उनकी लोकेशन, लेकिन उनका पाकिस्तान आना, फिर वापस जाना, फिर वहां जहां जा रहना, वो सारी चीजें तो मोसाद की नजर में आई गई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, न केवल मोसाद की नजर में अब आ गई होगी, मोसाद लगातार उनके पीछे लगा हुआ है। ये जो ट्रंप ने बात कही है उसको एक बार आप ध्यान से देखिए। ट्रंप ने कहा कि आप लोग जिंदा क्यों हैं, ताकि आप बात कर सके। तो ये भी मैं बता दूं आपको कि हो सकता है कि इतनी हायरार्की को खत्म करने के बावजूद भी कुछ लोगों को इंटेंशनली उन्होंने टारगेट नहीं किया, इसकी संभावना है। और वो क्यों नहीं किया गया, ताकि कहीं ना कहीं एक बातचीत का, कुछ करने का एक तरीका रह सके। उसमें उनको कुछ मॉडरेट आवाजें चाहिए थी, क्योंकि उनको पता है। आज आप देखिए जो आईआरजीसी का चीफ है वो क्या कह रहा है कि हमने अपने सुप्रीम लीडर को अभी तक सुपुर्द खाक नहीं किया, और आप उनसे जाकर के हाथ मिला रहे हैं जिन्होंने उनको मारा। तो ये जो एक मुझे थोड़ा सा विघटन ईरान के अंदर नजर आ रहा है, वो भी आने वाले समय में कहीं ना कहीं कुछ दिखाएगा आपको। आज ईरान के अंदर आवाज, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं दो फाड़ तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी डिफरेंसेस की शुरुआत मुझे होती हुई नजर आ रही है। और ये जो लीडर अभी भी हैं, ये शायद इसीलिए हैं कि इनको जानबूझ करके टारगेट नहीं किया गया है, चाहे वो पेजेश्कियान हो, चाहे वो रागची हो, या कोई भी हो। अब उनका मुद्दा सिर्फ आईआरजीसी के कमांडरों को टारगेट करने का है, और वो देखिए आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि देखिए मोसाद या ये लगातार नजर के रखे हुए हैं ईरान के इन अधिकारियों पर, और अब इनका जो पाकिस्तान आना था उसके बाद तो ये और ज्यादा एक्सपोज हो गए कि कहाँ कहाँ रह रहे हैं, कहाँ कहाँ ठहर रहे हैं। और जैसे आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अंदर खाने मतभेद तो शुरू हो गए हैं, वो मतभेद आगे चलकर क्या रंग लाते हैं वो भी देखना होगा। लेकिन खामखा पाकिस्तान जो है उसने आबैल मुझे मार कर लिया है सर। इस युद्ध का खात्मा हो या ना हो, लेकिन उससे पहले अगला नंबर ईरान ने लगा दिया है पाकिस्तान का, और इजराइल ने भी। अब जब भी बमबारी होगी तो पाकिस्तान बचा नहीं रह सकता ईरान की बमबारी से, एक मिसाइल वहां जरूर गिरेगी। सर आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।